नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी के नेक्स्ट लेवल कौन-सा होगा, उसको जानने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सेनको गोल्ड। तो देखिए सेनको गोल्ड बेसिकली एक इंडिया की एक पॉपुलर गोल्ड कंपनी है, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और एक लार्जेस्ट मार्केट है रिटेल प्लेयर्स के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी स्टार्ट हुआ था 1994 में और सेंको गोल्ड जो लिमिटेड जो है वो पैन इंडिया में ज्वेलरी रिटेल्स एंड इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी वो भी रिटेल प्लेयर इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। मतलब ईस्टर्न रीजन का मतलब है देखा जाए तो वेस्ट बंगाल बेसिस में सबसे ज़्यादा इस कंपनी का प्रभाव है, सबसे ज़्यादा गोल्ड के ऊपर काम यही कंपनी करते हैं। तो कंपनी के एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कंपनी के जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा वेस्टर्न रीजन मतलब वेस्ट बंगाल में कंपनी का बिज़नेस सबसे ज़्यादा हो रहा है। कितना 69% के आसपास। उसी तरीके से वो अदर स्टेट को देखेंगे तो 18% और ईस्ट एंड नॉर्थ के ऊपर 12%। तो पूरा का पूरा कंपनी गोल्ड के ऊपर ही काम करते हैं 89%। और बाकी देखिए डायमंड के ऊपर 6.5% और प्लाटिनम के ऊपर 2% और बाकी आदर्स के ऊपर सिल्वर और आदर्स के ऊपर 1% के नीचे। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस का स्टेबिलिटी गोल्ड के ऊपर ही है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने जो जिस तरीके से काम किया वो आपको एक चार्ट के हिसाब से मैं जरूर दिखाऊंगा। देखिए कंपनी लगातार भागता हुआ देखने को मिले। मतलब जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से कंपनी नीचे आने का नाम ही नहीं लिया। कंपनी लिस्टिंग हुआ 2023 के जून क्वार्टर में, सॉरी जुलाई क्वार्टर में। तब से लेकर आज तक एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 1 से 1.5 साल ही हुआ है। और तब से लेकर आज तक करीबन 250% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का। बीच में एक बाइंग का रेंज मिला था 38% का। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब नीचे लेवल को टच करे, मतलब यहाँ पे जो नीचे इसका डाउन साइड का लेवल है, इस लेवल को टच करे तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ और स्टॉप तक मेरा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पे एंट्री हुआ ही नहीं तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। दूसरी बात, यहाँ पे एक कप विद 100 दिखा और इस कप विद 100 के बेसिस में ब्रेकआउट भी मिला और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला। उसके बाद रिटेस्ट के आसपास आया तो यह इस जगह पे क्या बना, एंट्री। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अगर इस टॉप लेवल तक गए, टॉप लेवल मतलब 1416 रुपीज के आसपास इस लेवल तक गए तो 20% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। मुझे ये देखना है कि सचमुच इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ कितना है, क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर चार्ट को देखूं तो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट हुआ। और जब जब इस तरीके से कोई कैंडल क्रिएट होता है तो आप एक चीज़ों को याद रखना कि यहाँ पे प्रेशर ही ज़्यादा होते हैं नीचे आने के लिए, मतलब नीचे आने के लिए और करेक्शन होने के लिए। तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक बार रिटेस्ट करने के बाद ही वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे तो रेवेन्यूज में इस बार थोड़ा सा कमियां देखने को मिला। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो पिछली बार जो प्रॉफिट बहुत डाउन हो गया था उसको फिर से इस बार कंपनी रिकवरी भी की है, क्योंकि 32 करोड़ से डायरेक्टली 50 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, जो एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिट को माना जाता है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो व्यू है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। जैसे देखेंगे तो एफएस के पास 14% था, आज 7% हो चुके हैं, 7.5% हो चुके हैं। मतलब ओवरऑल 7% के आसपास टेक को बेचा है। 6 से 7%। तो उसका फायदा किसने उठाया? उसका फायदा कुछ डीएस ने उठाया, कुछ पब्लिक ने उठाया। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर ट्रस्टेड प्रोमोटर बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए पहले से जितना होल्डिंग्स था उतना होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। तो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट एंट्री लेवल मिलना चाहिए था। कुछ इस तरीके से देखिए, जब कंपनी वोलेटिलिटी काम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न क्रिएट हुआ। यहाँ पे एक क्या बना, कप विद 100 बना। फाइनली ब्रेकआउट करके टारगेट भी अचीव हुआ। दूसरी तरीके से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट हुआ। वो रेंज कुछ इस तरीके से बने। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बाइंग कैंडल बने,
जिसके अकॉर्डिंग जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब यहाँ पे एंट्री होगा। तो नीचे तो आया नहीं, क्योंकि नीचे आया तो था, मगर 200 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद ही वो बाउंस बैक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो एंट्री बना नहीं, क्या यहाँ से नीचे आकर इस लेवल को टच करे तो क्या मैं एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल, क्योंकि जब तक कोई भी पैटर्न कंप्लीट ना हो, तब तक उस पैटर्न्स को मैं ज़रूर इंतज़ार करता हूँ, फिर से एंट्री लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम एंट्री हुआ नहीं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फिर से यहाँ से वो रिकवरी कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर अगर यहाँ पे नीचे ना आकर ऊपर चला जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या पैटर्न बना है? एक कप बने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कप कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कप कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा अगर छोटा-सा हैंडल पैटर्न कंप्लीट करें, तो बेस्ट तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे एंट्री मिल सकता है। तो इस एंट्री लेने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखेंगे तो रेवेन्यूज़ में कोई भी चेंजेस नहीं है, कंटिन्यूअसली रेवेन्यूज़ बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट है। क्योंकि आप इस कंपनी को डेटा को अगर प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की देखो, तो देखिए टीटीएम, टिल टू मंथ में कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है। टिल टू मंथ में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला। उसके अकॉर्डिंग कंपनी के भी अपकमिंग टाइम्स में जर्नी होने का चांसेस है। क्योंकि 2 चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी का एक टाइम 1.33% का एनपीए था, आज वो घट के 0.72% के आसपास हो चुके हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम हो गया, तो और भी क ज़्यादा कम होने का चांसेस है। इसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि एफएस के पास करीबन 32% होल्डिंग था, वो आज 35% के आसपास हो चुके हैं, और डीएस के पास 14% 15% था, वो आज बढ़ के 25% हो चुके हैं। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव के व्यू के हिसाब से देखता हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीएलएफ। देखिए डीएलएफ बेसिकली आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस है, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप 2,13,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस कंपनी के कुछ खासियत पॉइंट आपको बता दूँ। देखिए कंपनी का सेल्स तो डाउन है, मगर प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी बात, कंपनी का अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो कंपनी के जो बिजनेस है, वो रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहा है? देखिए टोटली कंपनी इंडिया से बिजनेस कर रहा है, और रियल मतलब रेंटल इनकम से कंपनी 74% काम कर रहे हैं, और बाकी जो सर्विसेज है उसके ऊपर कंपनी 24%, और बाकी अदर्स के ऊपर ना के बराबर। तो कंपनी के बिजनेस और व्यू से बात करूँ, कंपनी बहुत स्ट्रांग काम कर रहा है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए। आप कहेंगे सर बीच में पिछले क्वार्टर्स में ज़्यादा क्यों हो गया था? चलो एक बार देख लेते हैं, पिछले क्वार्टर्स में ज़्यादा होने के पीछे रीज़न कौन-सा है? देखिए पिछले क्वार्टर्स में एक्चुअली ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होने के पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी के जो मतलब एक्सपेंस है, वो बहुत कम हुआ था, रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था। इसके चलते है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिले। क्योंकि पिछले सालों में 28 था, और पिछले क्वार्टर्स में 35 था, और इस बार 17 बने। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा था, इसलिए कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिले। तो कुछ दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किए चले जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न एक ही है कि कंपनी के रिजल्ट में फिर से ग्रोथ नहीं हुआ। इस बार रिजल्ट अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते तो अच्छा खासा एक जर्नी होता। जैसे कंपनी के ऊपर यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है इस लेवल को वो ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है, इस रेंज के ऊपर जब तक ब्रेकआउट ना हो, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि कोई भी लंबा जर्नी होने के बाद एक चीज़ों को ध्यान रखना, लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी वो रुकेगा। तो यहाँ पे रुक चुके हैं, यहाँ पे इस जगह पे वो होल्ड कर रहा है। तो 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, आइदर वो नीचे आ सकते हैं। तो जिस साइड में ब्रेकआउट होगा, उस साइड का अलग डिसीज़न होगा। तो डाउन साइड में मैं तो ट्रेड ले नहीं ले पाऊँगा, तो अप टाइम में ज़रूर ट्रेड लूँगा, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड। तो फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड जो 1600 करोड़ का कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाले हैं।
1 के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट देने वाले हैं, वो भी 20 तारीख को। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।